नमस्कार, 2 दूनी 4 में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। हमारे 4 सहयोगी ठीक 2 बजे देश दुनिया की 4 बड़ी खबरें लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ते हैं। हमारे साथ मुंबई से जितेंद्र दीक्षित जुड़ेंगे, लखनऊ से रणवीर और पटना की खबर, बिहार की खबर पर मनोरंजन भारती जुड़ेंगे। हम आज आपके सामने पहलगाम हमले के बाद फौज की तैयारियों और साथ ही साथ जो मुख्य आतंकी है मूसा, उसकी पहचान और उसके गायब होने की कहानी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं मुंबई जितेंद्र दीक्षित के पास। मुंबई में ईडी के दफ्तर में लगी आग को लेकर बवाल मच गया है। महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ये कोई हादसा नहीं है, ये आग अपने आप नहीं लगी, बल्कि ये एक साजिश है। सबूतों को नष्ट करने के लिए खुद ईडी अधिकारियों ने दफ्तर में आग लगा दी। तो क्या कहना है इस पर ईडी का और विपक्षी पार्टियां क्या कह रही हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे। अब बिहार की खबर के लिए आइए चलते हैं मनोरंजन भारती के पास। जी जितेंद्र, बिहार में चर्चा है बिहार के वैभव की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वैभव सूर्यवंशी की। जो आईपीएल का मैच कल रात खेला गया, जो उस मैच में एक सनसनीखेज बल्लेबाजी की है। 35 बॉल में सेंचुरी, सबसे कम उम्र में सेंचुरी बनाने वाला बल्लेबाज, सबसे अधिक छक्के मारने वाला बल्लेबाज। जो भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, सभी रिकॉर्ड को वैभव सूर्यवंशी ने ध्वस्त कर दिया। तो उसी की चर्चा करेंगे। उसके कोच से आपको मिलवाऊंगा, उसके माता पिता की बातचीत सुनवाऊंगा, उसके गांव वाले क्या कह रहे हैं, ताजपुर समस्तीपुर के लोग, उससे भी आपको मिलवाऊंगा। तो अब इस आगे चलते हैं लखनऊ, रणवीर के पास। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो कार्रवाई हो रही है मदरसों पर। दरअसल मदरसों पर उत्तर प्रदेश में लंबे समय से जांच चल रही है और इस जांच के बीच में अचानक पहलगाम के हमले के बाद ये जो कार्रवाइयां हैं वो तेज हो गई हैं। नेपाल की बॉर्डर जो खुला हुआ है, उस बॉर्डर के आसपास के इलाके में जो भी ऐसे मदरसे हैं जो अवैध हैं, जो हाल फिलहाल के कुछ सालों में बने हैं, उन मदरसों को ध्वस्त किया जा रहा है, जब्त किया जा रहा है और उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। तो ऐसे में खुले बॉर्डर के पास में जो मदरसे हैं, उन मदरसों पर हो रही कार्रवाई के क्या मायने हैं, इस पर बात करेंगे। इस पर विस्तार से हमारे साथ 2 गेस्ट भी होंगे। लेकिन फिलहाल कुछ और खबरों के लिए पहले विकास के पास चलते हैं। तो आपके सामने विस्तार से खबर रख देते हैं पहलगाम हमले के बाद इसके गुनाहगारों को। ऑपरेशन के लिए, कॉम्बिंग के लिए हम जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी के साथ जंगल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो आतंकवादी हैं वो ऐसे ही इलाकों में छुपते हैं, कैविटी बनाते हैं और फिर उनके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो उनको यहाँ पर रसद और जो बाकी सामान है वो भेजते हैं। ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा नीचे लेट जाइए। लगातार हथियारबंद कमांडोज एक एक मूवमेंट पर, संदिग्धों की एक्टिविटी पर नजर बनाए हुए हैं। तो पहलगाम हमले के बाद से उसके गुनाहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार, सुरक्षा एजेंसियां लगातार कदम उठा रही हैं। इसको लेकर कल सीसीएस की बैठक भी होने जा रही है। कांग्रेस ने अभी पहलगाम पर चर्चा के लिए संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की है। कश्मीर में भी लगातार एक्शन दिखाई दे रहा है। कई जगह आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की खबर भी है। तो राज्य के करीब 48 पर्यटन स्थलों को फिलहाल सुरक्षा कारणों से राज्य सरकार ने बंद भी कर दिया है। पहलगाम हमले पर इस वक्त हमें 10 बड़े अपडेट मिल रहे हैं, वो अपडेट आपके सामने रख देते हैं। कल सीसीएस की दूसरी बार बैठक होगी। पहलगाम हमले के बाद ये दूसरी बार है। दूसरी खबर है कि कांग्रेस ने संसद सत्र बुलाने की मांग की है। और तीसरी खबर है, पाक रक्षा मंत्री ने एक्स अकाउंट पर भारत में जो अकाउंट था वो ब्लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया गया। चौथी खबर है, तुर्की ने सफाई देते हुए कहा है कि पाक को हथियार नहीं दिए हैं। ये तुर्की की तरफ से सफाई आई है और ये भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। पांचवी खबर है, यूनाइटेड नेशन में यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब किया है। और छठी खबर है, लगातार 5वें दिन पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है। सातवीं खबर है कि कश्मीर में 4 जगहों पर आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन लगातार जारी है। और 8वीं और अंतिम खबर है, जम्मू कश्मीर में 48 पर्यटन स्थल फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ खबरें हैं। पूर्व पाक कमांडो आतंकी हाशिम मूसा, सूत्रों की खबर है कि
पहलगाम हमले का ये हाशिम मूसा जो है वो मास्टरमाइंड है। तो देखिए, अब हम आपको पहलगाम हमले से जुड़े हुए 5 बड़े और खुलासे बता देते हैं जो बारी बारी से आपके सामने रखने जा रहे हैं। हमले का मास्टरमाइंड पूर्व पाकिस्तानी कमांडो था हाशिम मूसा, और ये हाशिम मूसा पाकिस्तानी फोर्स से रिटायर होने के बाद आतंकी बन गया था। हमले से 5 दिन पहले यहाँ पर यानी कि पहलगाम के आसपास इलाके में एक ड्रोन दिखा था और जो कि भीड़ की निगरानी कर रहा था, ऐसा शक है। उसकी रिपोर्ट भी की गई थी। एजेंसियों को आशंका है कि पैसे देकर घोड़े वालों से रेकी करवाई गई है। ये सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है क्योंकि कई जो चश्मदीद थे उनके बयान थे कि वहाँ पर घोड़े वाले उस समय जब हमला हो रहा था तो खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे और घोड़े वालों से ही रेकी करवाई गई। इसका मतलब ये है कि कुछ घोड़े वालों को इस बात का अंदाजा हो सकता है कि यहाँ पर आतंकी हमला होने वाला है। हमले से पहले ड्रोन के जरिए हथियार पहुँचाने की भी आशंका है क्योंकि पहलगाम में 1 हफ्ते पहले ही हमले के ड्रोन देखा गया था। तो ये भी आशंका जताई जा रही है कि जिन हथियारों का AK-47 और दूसरे हथियारों का इस्तेमाल पहलगाम में हमले में हुआ, उनको ड्रोन के जरिए यहाँ पर पहुँचाया गया। क्रिप्टो करेंसी से हमले की जिम्मेदारी, क्रिप्टो करेंसी, जी हाँ, इसका इस्तेमाल हुआ है TRF की फंडिंग में, और हमले की जिम्मेदारी लेने वाले TRF की 60% जो फंडिंग है वो क्रिप्टो करेंसी के जरिए हुई है। यानी कि इस पर सरकारों का कंट्रोल नहीं होता है और इसको आतंकियों तक पहुंचाना ज़्यादा आसान होता है। आतंकी हाशिम मूसा पर एक बड़ा खुलासा भी हुआ है, ये भी आपको हम विस्तार से बताते हैं। पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप का ये कमांडर रहा है। मूसा SSG से निकलने के बाद लश्कर के लिए काम करने लगा और लश्कर ने हमला करने के लिए मूसा को कश्मीर भेजा था। अक्टूबर 2024 में गांदरबल में हमले को अंजाम ये पहले भी दे चुका है और इस मामले में सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर ये पहले से था। बारामूला में सेना की टीम और पोर्टर्स पर भी ये हमला कर चुका है। तो मूसा जो है, हाशिम मूसा मोस्ट वांटेड अपराधी है। इसकी तस्वीर भी उन 4 आतंकियों के साथ वायरल हुई थी जब का हमला हुआ था। इसका स्केच भी सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया है। हमारे सहयोगी मुकेश, उन्होंने आज कश्मीर में कुपवाड़ा के उन घने जंगलों के इलाके में जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस का जो स्पेशल ग्रुप है वो आतंकियों के सर्च के लिए ऑपरेशन चला रहा है, उसका भी जायजा लिया है। तो सबसे पहले हम आपको मुकेश की वो स्टोरी दिखाते हैं ताकि आप समझ सकें कि किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जी जान लगा के जंगलों में आतंकी मूसा और उसके सहयोगियों के सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद लगातार हालात तनावपूर्ण हैं। इस वक्त मैं LOC के पास एक गांव में हूं और यहां पर कई जो स्थानीय निवासी हैं वो मेरे साथ में हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरह का माहौल है, जो हमला हुआ उसको लेकर इनकी सोच क्या है और पाकिस्तान पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम बशारत अहमद है। ये बताइए कि जिस तरह का अटैक हुआ है पहलगाम में, क्या कहना आपका इस पर? सर अटैक किसी भी इंसानी जान का नुकसान होना ये तो गलत बात है। टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं है सर। जो भी हो ये बहुत गलत हुआ। गवर्नमेंट को चाहिए इस पर कड़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और दूसरी बात, मीडिया से भी गुजारिश है कि कश्मीरियों को, जो कश्मीरी स्टूडेंट बाहर, बहुत इनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। ये स्लोगन ये लग रहा है कश्मीर मत जाओ। जब ये इंडिया का ही स्टेट है तो आप क्यों मना कर रहे हो स्टेट आने, इधर आने से? जब आप ही लोग बाइकआउट करोगे तो कश्मीर फिर कैसे रहेगा, चलेगा? तो ये सोचना चाहिए सर। तो ये बताइए कि आपका गांव तो बिल्कुल LOC के पास है, जी सर। तो थोड़ा डर है मन में, क्या तैयारी है यहाँ पर? नहीं, डर किसी बात का नहीं है। अच्छा। डर तो किसी बात, जब डर तो किसी बात का नहीं है सर। जो टेररिज्म है इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को सर, ताकि लोग भी सेफ रहे, टूरिज्म, कश्मीर सब कुछ सेफ रहेगा सर। सेना और सुरक्षा बलों का मूवमेंट यहाँ बढ़ा है थोड़ा पहले से? सर मूवमेंट थोड़ा सा बढ़ा है। अच्छा। हाँ, पहलगाम अटैक के बाद थोड़ा सा मूवमेंट बढ़ा है। तो आपको क्या लगता है कि इतनी भयंकर घटना हुई जिसमें 26 टूरिस्ट को मार दिया गया, ऐसे लोगों पर और जिसके पीछे पाकिस्तान है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सर कार्रवाई तो होनी चाहिए, वो तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये टेररिस्टों ने किया, पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ है तो सर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अगर अभी गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी तो कभी नहीं ले सकती। इससे बड़ा अटैक क्या ही हो सकता है सर। जी सर, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम गुलाम अहमद है। गुलाम जी, जो जिस तरह का हमला हुआ है पहलगाम में, क्या सोचते हैं आप एक आम कश्मीरी होने के नाते, क्या आपकी सोच? बहुत निंदनीय, काफ़ी मतलब
उर्स के बाद यहाँ टूरिज़म का बहुत आवाजावी था कश्मीर में, मतलब दुकानदार जो हैं, होटल वाले हैं, बाकी जो है बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन पता नहीं बीच में से ये दहशतगर्द कहाँ से आए जिन्होंने हमारे देश के कई जानें, जो कीमती जानें हैं, उनको तलफ किया है, उनको हलाक कर दिया गया है। बहुत अफसोस का मुकाम है। इसके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? इसके खिलाफ उन्हें कल्प्रिट्स को जल्दी फौरी तौर अरेस्ट करना चाहिए, उनको निकाल बाहर होना चाहिए, किसने किया है तहकीकात अच्छी तरह से होनी चाहिए। बाकी कश्मीर में जो लोग हैं वो मिलिटेंसी का कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। मुश्किल से ये जो आ रहे थे टूरिज़म का बढ़ावा मिल रहा था, ये बहुत अच्छी बात थी। कश्मीर भी अब बहुत तंग आ चुके हैं, 30 साल से झेल रहे हैं ये चीज़ें। आपको लगता है कि ये जो टूरिज्म बढ़ा था, कश्मीरी खुद से उसको टारगेट करने की कोशिश की गई है, सबोटाज करने की कोशिश की गई है, ताकि कश्मीरी जो है वो पीछे से अबतर, उनकी हालत जो है अबतर हो जाए। जिस तरह का अटैक हुआ है पहलगाम में, टूरिस्ट को टारगेट किया, मारा गया है, क्या कहेंगे आप? बहुत दुख हो गया है सर हमारे परदेसी भाइयों। हमारे सहयोगी मुकेश की एक और रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। उन्होंने कुपवाड़ा के जंगलों में फोर्सेस के साथ वहां पर जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उस सर्च ऑपरेशन की लाइव कवरेज की है, वो भी ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मुकेश के पास चलते हैं। मुकेश, मूसा की तलाश में और पहलगाम के आतंकियों की तलाश में जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो जंगल और गांव घूम रहे हैं, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं वहां पर? देखिए, दिक्कतें ये आ रही हैं कि जो ये टेररिस्ट हैं, जैसा हमने पहले भी रिपोर्ट किया था कि ये जो टेररिस्ट हैं, ये अभी फ़िलहाल एक आतंकवादी हमला करने के बाद ना तो ये पाकिस्तानी हैंडलर से बात करते हैं और ना ही ये ओवरग्राउंड वर्कर्स से बात करते हैं। ये घने जंगलों में रहते हैं, हाइट पर रहते हैं, वहाँ पर ये कोई गुफा बनाते हैं, उस गुफा के अंदर रहते हैं। जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो उनको खाना पहुँचाते हैं, जो बाकी सामान की ज़रूरत है वो पहुँचाते हैं। तो एक बड़ा सर्च ऑपरेशन पूरे नॉर्थ कश्मीर में, साउथ कश्मीर में लगातार चल रहा है। सेना के अलावा जो CRPF है, J&K पुलिस है, BSF है, ये तमाम जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ये लगातार तमाम जंगलों में छानबीन कर रहे हैं। और न केवल जंगलों में, बल्कि जो साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के शहर हैं, गांव हैं, वहां जाकर जो लोकल इंटेलिजेंस है वो डेवलप किया जा रहा है कि क्या कोई अननोन आदमी यहाँ पर आया था जिसको ये लोग नहीं जानते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी लगातार हो रही हैं, लेकिन अभी तक वो कामयाबी नहीं मिल पाई है कि इन आतंकियों के बारे में कोई जानकारी मिल पाए। ख़ास तौर से हाशिम मूसा, जिसका आप नाम ले रहे थे, ये 2023 में इंडिया आया था, राजौरी पुंछ इलाके से घुसा था पाकिस्तान से, और उसके बाद सबसे पहला जो हमला हुआ था सेना पर, जिसमें कई लोग मारे गए थे, उस हमले में शामिल था। उसके बाद से 6 से ज़्यादा ये बड़ी वारदात को अंजाम दे चुका है। और पहलगाम हमले में भी इसका नाम है, क्योंकि जो 3-4 मास्टरमाइंड हैं, मास्टरमाइंड में से ये तो हाशिम की जा रही है। आतंकियों पर 20-20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है कि अगर किसी गांव वाले को कोई दिखता है तो वो इसकी जानकारी दे। इनाम रखा गया है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, हेलीकॉप्टर लगातार उड़ रहे हैं आसमान में, जंगलों के ऊपर, और जो हमारे सुरक्षा बल हैं वो तमाम जंगल के ऊपर, हाइट पर, ऊपर जाकर घने जंगलों के बीच में लगातार जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है वो कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले मैं यहीं पर था और यहाँ पर एक जानकारी मिली कि कुछ सस्पेक्ट जो है वो जंगल के अंदर छिपे हुए हैं। तो मैं जो जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG है उसके साथ में जंगल गया था और हमने पूरी रिपोर्टिंग की है, ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है कि आखिर किस तरह से इन हालात में जो सुरक्षा बल है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है। जी बिल्कुल, उसी ग्राउंड रिपोर्ट को हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं, किस तरह से अपनी जान खतरे में डालकर मुकेश सिंह सेंगर ने ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है उन घने जंगलों में जहां पर आतंकी छिपे हैं। और रिपोर्ट मिली कि यहां पर कुछ सस्पेक्ट हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG ने वहां जो लाइव कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया, उसको मुकेश सिंह सेंगर ने अपने कैमरे से कवर किया। आप भी जरूर देखिए। तो देखिए, यहाँ पर जो कमांडोज हैं वो थोड़ा और ऊपर आए हैं और यहाँ पर लगातार जो सस्पेक्ट हो सकते हैं उनकी तलाशी के लिए यहाँ पर अभियान जारी है। बहुत ही घना जंगल है, बड़े बड़े पेड़ हैं और ऐसे में आइडेंटिफाई करना, ढूंढना, स्पॉट करना बेहद मुश्किल होता है। ख़ास तौर से जब घने जंगल हों और हाइट ज़्यादा हो तो ऊपर चढ़कर ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन ये देखिए कि किस तरह से जो कमांडोज हैं वो कोशिश कर रहे हैं स्पॉट करने की। अब तक हालांकि कोई भी सस्पेक्ट दिखाई नहीं दिया है और काफ़ी देर से हमारा ये जो पूरा ऑपरेशन है वो करीब 1 घंटे से, जो सुरक्षा वालों का ऑपरेशन है वो लगातार पिछले 1 घंटे से चल रहा है।
अभी तक कोई स्पॉट नहीं किया गया है। तो इस तरह की लगातार जो सूचना है वो आती रहती हैं और जो सुरक्षा बल हैं वो ऐसी सूचनाओं को वेरीफाई करने के लिए लाइव ऑपरेशन करते हैं, लाइव जो सर्च ऑपरेशन है, जो कॉम्बैट ऑपरेशन है वो करते हैं। और पूरे जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ में सुरक्षा बल इस तरह के ऑपरेशंस चला रहे हैं जिससे कि जो आतंकवादी पहलगाम हमले में शामिल हैं उनका सफाया हो पाए। कुपवाड़ा से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट देखी आपने। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं, न कि सीमा के अंदर बल्कि सीमा के बाहर भी बहुत कुछ करने की तैयारी है। इसके लिए कल सीसीएस की बैठक भी बुलाई गई है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप एनडीटीवी पर हासिल करेंगे। अब चलते हैं अगली खबर के लिए लखनऊ, रणवीर के पास। बहुत शुक्रिया विकास। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खतरे की जो खतरा सीमावर्ती इलाकों में है। जब से पहलगाम का हमला हुआ है तब से उत्तर प्रदेश में जो नेपाल से लगी हुई सीमा है उस सीमा पर अवैध मदरसों और अवैध इमारतों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। अवैध मदरसों पर कार्रवाई कोई नई बात नहीं है, लेकिन टाइमिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 2017 में योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद से ही तमाम सीमावर्ती इलाकों में जो अवैध मदरसे बन रहे थे उसको लेकर के जांच हुई। एटीएस ने भी जांच की थी, लोकल जो पुलिस थी उसने भी जांच की थी और गोरखपुर जोन के एडीजी दावा शेरपा 2020 के आसपास उन्होंने बयान दिया था कि अकेले सिद्धार्थनगर ज़िले में 3 साल के भीतर 300 से ज़्यादा मदरसे खुले हैं और इतने तो छात्र भी नहीं हैं जितने मदरसे खुल रहे हैं। तो इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, इन मदरसों के खोले जाने के पीछे मकसद क्या है, तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के जांच चल रही थी। लेकिन पहलगाम के हमले के बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी की तरफ से एक अलर्ट जारी हुआ। अलर्ट में कहा गया कि जो सीमावर्ती इलाके हैं जिनमें अगर नेपाल की सीमा की बात करें तो पीलीभीत से लेकर के लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, ये सारे ऐसे ज़िले हैं जिन ज़िलों में की सीमा नेपाल से लगती है और खुली हुई है। ऐसे में वहाँ पर 15 किलोमीटर का जो दायरा है, नेपाल की सीमा से लेकर 15 किलोमीटर के दायरे में तमाम ऐसे मदरसे हैं जिनको या तो ध्वस्त किया गया है या फिर सीज किया गया है। और ये मदरसे, इनको मदरसे ना कह के एक इमारत कहें क्योंकि ये अवैध हैं, बिना अनुमति के खोले गए थे। और इस वजह से जब इस पर कार्रवाई शुरू हुई तो राजनीति भी शुरू हुई। बातचीत में लोग ये कहने लगे कि ये एक मौका पा गई सरकार और इस मौके की वजह से ये कार्रवाई चल रही है। ओम प्रकाश राजभर जो कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, उनसे भी हमने बात की। उन्होंने कहा कि साहब, जब कोई चोरी की घटना किसी इलाके में होती है तो सबसे पहले उस इलाके के जो लोकल बदमाश होते हैं पुलिस उनको टारगेट करती है। और इस वजह से हम पहलगाम के हमले को लेकर के कह सकते हैं कि क्यों ये कार्रवाई हो रही है। तो ज़रा सुन लेते पहले ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं। ये जो सीमावर्ती इलाकों में मदरसों पर कार्रवाई जब्तीकरण की और ध्वस्तीकरण की हो रही है, ये कार्रवाई अचानक क्यों इसकी ज़रूरत पड़ गई? देखिए, समय समय पर जो शिकायतें आती रही तो उसमें जांच होती रही। आपने भी पिछले देखा होगा कि एटीएस की जांच लगी थी। तो ये पहलगांव घटना से ही ताल्लुकात नहीं कि उसी घटना से गिराए जा रहे हैं। देखिए, मदरसे जो बने हैं वो शिक्षा देने के लिए बने हैं, न कि मदरसे बना करके अंदर नोट छाप, मदरसे बना करके विदेशी लोगों को वहाँ रुकने की व्यवस्था कराई जाए, विदेशी फंडिंग मदरसे खोल कर बना करके हम विदेशी फंडिंग लेन देन करें। तो इसकी जांच में जो लोग पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और हम उन साथियों से कहूँगा जो मदरसे खोल करके नियम संगत शिक्षा का कारोबार कर रहे हैं, शिक्षा लोगों को दे रहे हैं, ऐसे लोग निश्चिंत रहें, निडर रहें, निर्भीक रहें। किसी को इस तरह के शिक्षा देने वाले लोगों को अगर कोई दिक्कत हो तो हमसे मिल लें। लेकिन अगर मदरसे में नोट छपेगी, विदेशी लोगों को शरण दी जाएगी, आतंकवादी गतिविधियों में अगर लिप्त पाए जाएंगे, विदेशी फंडिंग लेंगे, तो जांच में दोषी पाए जाने पर ऐसे खिलाफ कार्रवाई निश्चित होगी। उस चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो आपने सुना ओम प्रकाश राजभर जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। और इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। पहले मेहमान हैं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी।
मुस्लिम धर्मगुरु हैं, बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं, और साथ ही मोहसिन रजा साहब हैं जो उत्तर प्रदेश में मंत्री भी थे, हज कमेटी से भी जुड़े हैं और विधान परिषद के सदस्य भी हैं। मौलाना साहब, सबसे पहले आपसे सवाल करेंगे, ये जो कार्रवाई हो रही है इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? पहलगाम के हमले की वजह से ये कार्रवाई हो रही है, इसके पीछे कुछ और है? मोहतरम, देखिए, ऐसा है, मौजूदा वक्त में जो कार्रवाई हो रही है ये तो कार्रवाई इंतकामी जज्बे के तहत और बदला लेने की कार्रवाई है। इस कार्रवाई को हम जायज़ नहीं ठहरा सकते। जब ये गवर्नमेंट बनी थी, उस गवर्नमेंट से बनने से लेकर के आज तक 8 साल का अरसा गुजर गया और कम से कम 10 से 12 क्या नाम तादाद में जांचें हुई हैं और परखा गया है। कागज़ परखे गए, बिल्डिंगें परखी गई, मान्यताएं परखी गई, सोसाइटीज़ को परखा गया, फंडिंग की जांच हुई, न जाने क्या क्या जांचें हुई। और हमने जांच में बराबर सहयोग किया और हमने इस बात को तमाम ऐलान भी किया था तमाम मदारिस के जिम्मेदारान को कि तमाम मदरसे वाले कोई भी अधिकारी आए तो उसका स्वागत करें, इस्तकबाल करें और कोई भी जो है रजिस्टर, कागज़ पुर्चा दिखाने में जो है वो कोताही न बरतें, बल्कि उनका इस्तकबाल करके एक एक चीज़ उनको बताएं, उनके सारे सवालों को जवाब दें। और अब उस वक्त से लेकर के आज तक पूरे 8 साल का अरसा गुजर गया इस गवर्नमेंट को। 8 साल के पूरे अरसे में किसी भी एक मदरसे को मुल्जिम नहीं ठहराया गया और मुजरिम नहीं ठहराया गया और ना ही उसको बंद किया गया था और ना ही फंडिंग के मामले में कोई गिरफ्त में आया, कोई भी नहीं गिरफ्त में आया। उसके बाद में अब पहलगाम जो घटना हुई है, आतंकवादी घटना है और इस घटने की हम निंदा करते हैं और हम समर्थन नहीं करते हैं। आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ तो हम पहले से थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। मगर जिस तरीके से बिल्डोजर की कार्रवाई की जा रही है, ये कार्रवाई सरासर इंसाफ के खिलाफ है, संविधान के विरुद्ध है। संविधान ने जब अल्पसंख्यकों को इस बात की इजाजत जवाब दी ले है लेते हैं मौलाना साहब, आपके पास आएंगे मोहसिन रजा साहब। आप तो 2017 से 22 अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री थे। आप ही के रिजीम में ये सारी जांचें हुई थी जिसमें आपने कहा था कि बॉर्डर के पास में बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जो मकान के नक्शे के नाम पर जिनको पास कराया गया और ये इमारतें खड़ी करके इनको मदरसों का नाम दिया गया। मौलाना साहब तो कह रहे हैं ये तो बदले की कार्रवाई है, क्या कहेंगे? नहीं, ये सुरक्षा की कार्रवाई है, बदले की कार्रवाई का कोई मतलब नहीं है। हिंदुस्तान में करोड़ों मुसलमान रहते हैं, उनको पूरी सुरक्षा दी जाती है और देश के कोई भी मुसलमान को किसी भी अधिकार से वंचित नहीं रखा गया है। ये बात अपने आप में बिल्कुल, मैं इसको नहीं मानता, मेरे नजर में ये बात की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन जहां तक सबकी सुरक्षा की बात है, देश की सुरक्षा की बात है, तो जो सीमावर्ती हमारे मदरसे या उस तरफ इस तरह के संस्थान चल रहे थे, जैसा पहले भी मैंने आपको बताया कि उसमें हम लोगों ने जांच कराई। बहुत सी जगहों पर तो मदरसे नाम मात्र के हैं, वहां पता नहीं क्या क्या और गतिविधियां हो रही हैं, बच्चे ही नहीं है वहां पर और बोर्ड लगाए हैं बाहर, लेकिन मदरसे के नाम पर कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी की सरकारें रही हैं, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए मदरसे अनुदानित किए गए कि भाई अगर कुछ नहीं दे सकते हैं तो इन्हीं के नाम पे अल्पसंख्यक कल्याण का पैसा इनको दिया जाए। तो ये सारी चीजें की गई, लेकिन ये नहीं देखा गया कि इसकी आड़ में असुरक्षा है और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ भी किया गया। और मैं तो अपना व्यक्तिगत, मेरा मानना है, व्यक्तिगत मत मैं दे रहा हूं आपके चैनल पे कि हमारे समाज को मदरसों से ज्यादा शिक्षा की जरूरत है। ये धार्मिक शिक्षा घर में दे देंगे ना, इस तरह के मौलाना जो बैठते हैं टीवी पर आकर, इन्हें क्या जरूरत है? मदरसे से पढ़ के बच्चा हमारा डॉक्टर, इंजीनियर और IAS IPS नहीं बन सकता। शहाबुद्दीन जी, शिक्षा है तो हमारे घर में मिल जाती है। जी बताएं, क्या कहेंगे मोहसिन साहब की बात पे? ये तो कह रहे हैं कि साहब दीनी तालीम जो है वो ज़रूरी है, लेकिन मदरसों के नाम पे फंडिंग हो गई पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से बॉर्डर के पास में। देखिए, मोहसिन रजा साहब बड़ी एक जिम्मेदार पोस्ट पर हैं और पहले भी वज़ीर मुमलिकत रह चुके हैं और जब ये वज़ीर मुमलिकत थे तब भी इन्होंने एक मदरसे को नहीं गिरफ्तार किया, न पकड़ा, न किसी व्यक्ति को पकड़ा, न फंडिंग की जांच में सही साबित कर सके और न ही उसकी सोसाइटीज़ को जो है वो कलअदम करार दे सके और मान्यताओं के सिलसिले में के। और ये 25 साल से 20 साल के दरमियान जो बने हुए मदरसे हैं, तो उस वक्त जब मदरसे बन रहे थे, बिल्डिंगें बन रही थी, तो
तो उस वक्त कहाँ थे, तमाम अधिकारी कहाँ थे, मंत्री जी कहाँ थे और मोहसिन रजा साहब कहाँ थे। ये हजारों मरतबा उस इलाके से निकले होंगे। ये अरे तो नो मैंस लैंड जो भारत और गोरखपुर गए, सिद्धार्थ नगर गए, कुशीनगर गए, ये तमाम इलाकों में दौरा करने के लिए गए, मदरसों में गए, बुलाए भी जाते थे और जाते भी थे। तो उस वक्त नजरें कहाँ चली गई थी? उस वक्त कौन सा चश्मा लगा रखा था, किस नजरिए से देख रहे थे, उसी वक्त बंद कर देना चाहिए था। अगर ये सुरक्षा के नजरिए से है तो ठीक है, मैं भी सहमत हूं, सुरक्षा के नजरिए से नहीं, ये तमाम चीजें नहीं होना चाहिए। मगर ये 25 साल से 30 साल से ये काम कैसे चल रहा था और ये हुकूमतें कैसे देख रही थी, एजेंसियां गवर्नमेंट की कैसे ये देख रही थी, कैसे फॉलो अप कर रही थी। मौलाना साहब थोड़ा सा समय हमारे पास कम है, तो मदरसे का नाम बता दें। मौलाना साहब थोड़ा सा समय कम है, माफ कीजिएगा। कार्रवाई की है, 2 मदरसे का नाम मुझे बता दें। चलिए अभी आपसे बात करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल समय कम है, इसलिए चलते हैं मुंबई जितेंद्र दीक्षित के पास। जितेंद्र, बताएं आज क्या है? धन्यवाद रणवीर। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं दक्षिण मुंबई के बेलाट स्ट्रीट इलाके में मौजूद हूं। ये एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है और मेरे पीछे ये जो इमारत है इसको महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में कहते हैं जादुई इमारत। और बीते 10 सालों से महाराष्ट्र की राजनीति में ये इमारत है, इसलिए क्योंकि इसी इमारत में मौजूद है प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का दफ्तर। अब हुआ ये कि रविवार की रात को इस इमारत में भीषण आग लग गई। और भीषण से मेरा मतलब है इतनी भीषण आग लगी कि इसे बुझाने में मुंबई फायर ब्रिगेड के 50 कर्मचारियों को 10 घंटे से ऊपर का समय लग गया। और खास करके आग ने ऊपरी हिस्से जहां पर कि ईडी का दफ्तर है उस इलाके को अपनी गिरफ्त में लिया और बहुत सारे कागजात जो है, बहुत सारा फर्नीचर, बहुत कुछ उसमें तबाह हो गया। ये वही इमारत है जिसमें कि महाराष्ट्र के कई दिग्गज राजनेता सरकारी मेहमान बन चुके हैं। और सरकारी मेहमान से मेरा मतलब गिरफ्तार होकर यहां आ चुके हैं। फिर चाहे वो एनसीपी के नेता छगन भुजबल हों, समीर भुजबल हों, पूर्व मंत्री नवाब मलिक हों या फिर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख हों, शिवसेना के संजय राउत भी गिरफ्तार होकर इसी इमारत में कस्टडी के लिए लाए गए थे। इसके अलावा कई और भी लोग जैसे कि जिन्हें सम्मन भेजा गया, जैसे प्रताप सरनाइक जो मौजूदा सरकार में मंत्री हैं, भावना गवली और राहुल कनाल, ऐसे कई नेताओं को जो है यहाँ से जांच के लिए सम्मन भेजा गया था। राज ठाकरे को एक बार यहाँ पर बुलाया जा चुका है। 2019 में एक पुराने मामले में उन्हें यहाँ पर बुलाया गया था और उनसे करीब 8 घंटे तक पूछताछ हुई थी। अब इस इमारत को जादुई इमारत क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि इस इमारत के बारे में कहा जाता है कि एक बार राजनेता जो इसके अंदर जाता है तो फिर उसके सुर बदल जाते हैं और उसकी पार्टी बदल जाती है। तो इसकी वजह से मजाक में लोग इस इमारत को जादुई इमारत कहते हैं। और ये जो आग लगी है उसको लेकर अब राजनीतिक बवाल इसलिए हो गया है क्योंकि कांग्रेस की ओर से सीधा आरोप लगाया गया है कि ये आग लगी नहीं, लगाई गई है। ये कोई हादसा नहीं था बल्कि साजिश थी। और साजिश इसलिए क्योंकि हर्षवर्धन सकपाल जो कि महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख हैं, उनका कहना है कि खुद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस इमारत में आग लगाई और ऐसा इसलिए ताकि सबूतों को नष्ट किया जा सके। उनके अलावा एनसीपी शरद पवार की नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने भी गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि ये इतनी अहम इमारत है तो इसका फायर ऑडिट कराया गया था क्या? यहाँ पर अलर्टनेस क्यों नहीं बरती गई? और कितने सारे डॉक्यूमेंट जले होंगे। उनका कहना था कि अगर हमसे कोई डॉक्यूमेंट गुम हो जाता है, नहीं मिलता है, तो हमें तो नोटिस भेजा जाता है। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? तो इस वजह से ये सिर्फ एक दुर्घटना के तौर पर इस आग को नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इस आग के पीछे की राजनीतिक पार्टियों को, विपक्षी पार्टियों को साजिश की बू आ रही है और इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी अपनी ओर से सफाई दी है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि जो उसके इन्वेस्टिगेशंस तमाम मामलों को लेकर चल रहे हैं या मुकदमे चल रहे हैं, उसमें इस आग की वजह से कोई नुकसान नहीं होगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी पारस दामा मौजूद हैं, जिन्होंने कि जब ये आग लगने की घटना हुई थी तब इसे कवर किया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनकी बीट भी है क्योंकि वो क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, तो उनसे समझते हैं। पारस, ये बताइए कि ये जो आग लगी है इसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की क्या सफाई है, उनका क्या कहना है? उन्होंने एक बयान भी जारी किया।
जी बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरीके से ईडी ऑफिस में आग लगी उसके बाद राजनीति इसी आग की तरह ज्वलनशील है और बहुत ज़्यादा भड़क रही है। वहीं ईडी की तरफ से इस आग लगने के बाद एक प्रेस नोट जारी किया गया था जिसमें पूरा विश्लेषण दिया गया था कि किस तरीके से आग लगी है और आग लगने के बाद जो है कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या चीज़ें जो थी उसका भी विश्लेषण अब ईडी के अधिकारी करेंगे। क्योंकि जिस समय इस पूरी बिल्डिंग में आग लगी थी उस दिन बिल्डिंग में ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ 2 सिक्योरिटी गार्ड जो थे वो नीचे तैनात रहते हैं। वैसे में जब आग लगी उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंची, आग को बुझाने की कोशिश की गई। तकरीबन पूरा 24 घंटे का समय लगा और कल सुबह तक जो है कूलिंग पीरियड जो फायर ब्रिगेड के जो जवान थे उनके द्वारा किया जा रहा था। ऐसे में ईडी ने जो स्टेटमेंट दिया, ईडी की तरफ से ये कहा गया है कि वो अब पूर्ण तरीके से विश्लेषण करेंगे कि क्या क्या इस आग में जलकर खाक हो गया। जैसे आप लगातार बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जो ईडी ऑफिस के मेहमान रह चुके हैं, उनको गिरफ्तार करके वहां लाया गया था। कितनी ही चार्जशीट जो हैं वहां पर ईडी ऑफिस में होंगी, कितने महत्वपूर्ण सबूत होंगे और इन सारी चीज़ों पर ईडी का कहना था कि बहुत सारे पेपर्स वहां पर मौजूद हो सकते हैं, महत्वपूर्ण पेपर मौजूद हो सकते हैं, मगर सारी चीज़ों का बैकअप होता है, सर्वर होता है और उस सर्वर के मदद से जो है वो एक डाटा बनाया जाता है और वो डाटा को कंप्यूटर और अलग अलग सर्वर में सेव किया जाता है, जिससे अगर कोई ऐसी घटना होती है, कुछ मिसप्लेस हो जाता है या कुछ होता है तो उसका बैकअप जो है वो इन सर्वर द्वारा सामने आता है। अभी ये बात सामने नहीं आ पाई है कि ईडी ऑफिस में क्या क्या जलकर खाक हुआ है, मगर ये बात ज़रूर सामने आई है कि कुछ महत्वपूर्ण कागजात और जो केस चल रहे थे उनमें से कुछ चीज़ें भी जो हैं वो जलकर खाक हो सकती हैं, मगर इस सारी चीज़ों का बैकअप जो है वो ईडी के पास है। तो केस पर इस मामले को लेकर जब आग लगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितेंद्र जी, ये शुरुआती तौर पर पारस आग लगने का कारण क्या पता चल रहा है? आग आखिर क्यों लगी और क्या मुंबई पुलिस इसको सिर्फ फिलहाल एक हादसे के तौर पर देख रही है या मुंबई पुलिस भी साजिश वाले एंगल से जांच कर रही है पूरे मामले की? जितेंद्र जी, अब तक ईडी के अधिकारियों द्वारा इस मामले में पुलिस को कोई एफआईआर दर्ज करने के लिए नहीं कहा गया है, ना ही कोई कंप्लेन दी गई है। जो प्राथमिक तौर पर सामने आया है वो यही है कि शॉर्ट सर्किट हुआ और उसकी वजह से जो है वो आग फैली। इस मामले में आगे किस तरीके से जांच बढ़ेगी वो देखना बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई कंप्लेन नहीं दी गई है। इस पूरे मामले में फायर ब्रिगेड भी एक रिपोर्ट जारी करेगी कि आधिकारिक तौर पर कि क्या हुआ था, क्यों आग लगी थी, मगर प्राथमिक तौर पर यही जानकारी सामने आई थी कि शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगी और इतनी आग जो है वो भयानक तरीके से फैल गई। जी जी, धन्यवाद पारस। देखिए, उम्मीद करते हैं कि जो तमाम फाइलें और सबूत हैं उनके बैकअप जो है, जैसा ईडी दावा कर रही है कि वो बैकअप मौजूद होगा, उनकी कॉपीज़ होंगी ईडी के पास में। वैसे यहाँ पर मुझे याद आता है कि चंद महीनों पहले, या मैं कहूँगा कि शायद पिछले साल, ये खबर आई थी कि ईडी दफ्तर से छगन भुजबल की फ़ाइल ही गुम हो गई। अदालत में ईडी ने आधिकारिक तौर पर बताया कि वो फाइल ही मिल नहीं रही है और वो फाइल मिली कि नहीं मिली आज तक साफ नहीं है। और उस फाइल गुमने के पीछे क्या किसी तरह की जांच ईडी ने अपने दफ्तर में बिठाई, क्या कोई एफआईआर दर्ज किया और किसी को उस फाइल के गुमने के लिए जिम्मेदार ठहराया, ये बात भी आज तक सामने नहीं आई है। खैर, तो इस मामले में आगे जो कुछ भी होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। अब आइए बिहार की खबर के लिए चलते हैं मनोरंजन भारती उर्फ बाबा के पास। जी जितेंद्र, शुक्रिया। बिहार में तो वैभव की बहार है। जो बिहारी में कहते हैं ना, वैभव ने गर्दा उड़ा दिया। जो राजस्थान के का और गुजरात के खिलाफ मैच हुआ, ऐसा कौन सा रिकॉर्ड था जो वैभव सूर्यवंशी ने नहीं तोड़ा है। 14 साल 32 दिन की उम्र में 11 छक्के मारे, 35 बॉल में सेंचुरी मारी, जो कि अपने आप एक किसी भी इंडियन खिलाड़ी के लिए रिकॉर्ड है। 1 ओवर में 30 रन मारे, वो भी जो एक डेब्यू बॉलर को करीम जन्नत, जो कि अपना पहला मैच खेल रहे थे, सबसे तेज हाफ सेंचुरी बनाई है। आप रिकॉर्ड का नाम बताते जाइए, वैभव सूर्यवंशी सबको ध्वस्त करते चले गए। किसी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिसने भी ये मैच देखा है वो अब बरसों तक इस मैच को नहीं भूल पाएगा। तो इतनी बड़ी सफलता के बाद वैभव के पिता ने क्या कहा, और वैभव जहां से आते हैं, ताजपुर एक जगह है समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में, उनके गांव वालों ने क्या कहा, पहले आपको ये सुनवाते हैं, फिर वैभव के कोच के पास भी चलेंगे।
उसके इस उपलब्धि के लिए हम लोग काफ़ी खुश हैं। हम लोग के साथ साथ हमारा पूरा इलाका, राज्य, जिला और पूरा बिहार और देश उसके शानदार बैटिंग के लिए खुशियां मना रहा है। वैभव के इस योगदान और उपलब्धि के लिए हम राजस्थान रॉयल के पूरे मैनेजमेंट और खिलाड़ियों को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। पिछले 3-4 महीने से वैभव को राजस्थान रॉयल अपने पास रख करके बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस वो लोग करा रहे। बचपन में ही वो उसका टैलेंट पूरे समस्तीपुर को दिख गया था और वो जिस तरह से खेल रहा है, उम्मीद है कि उससे भी अच्छा खेलेगा। वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा बहुत जल्दी। इसी जगह से खेल कर वो बड़ा हुआ है। मतलब लगभग 6 साल का था तब से हम लोग देखे हैं उसको पसीना बहाते कंटिन्यू ग्राउंड में 8-8 घंटे 10-10 घंटे तक ग्राउंड में। उसके कोच ब्रजेश झा सर लगातार उनके साथ मतलब सामने में खड़े होकर ट्रेनिंग देना, दिन भर, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हर समय अवेलेबल होकर उसके लिए स्पेशल टाइम देना। आज उसी का नतीजा है कि आज 101 रन का पारी जो देखने को मिला है। छोटा बच्चा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के मुकाम हासिल किया, हमारे जिला और एकेडमी का नाम रोशन किया। बहुत खुशी हो रहा है कि इस छोटे से बच्चे के साथ आप इतना वर्ष काम किए हैं और उस तरह का बैटिंग देखने को मिला। तो आपने देखा ताजपुर में जो है पटाखे फोड़े जा रहे हैं और वैभव को सबसे कम उम्र में मैन ऑफ द मैच का भी खिताब दिया गया। वैभव जरूर अंडर 19 के लिए इंडिया खेल रहे हैं, लेकिन जल्दी हम उनको जो है भारतीय टीम में, जो रेगुलर टीम है, उसमें भी देखेंगे। संजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव को किस कोच संजय जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि लड्डू चढ़ाए कि नहीं उतनी बड़ी सेंचुरी के बाद? हाँ जी बिल्कुल सर, क्या कहते हैं, धन्यवाद आपको सर। और मैंने रात में ही कमिट किया था कि बजरंगबली से कि अगर उसका वैभव का शो होता है तो पक्का लड्डू चढ़ाऊंगा, और मैंने लड्डू चढ़ाया भी है। और वैभव के नाम के ही लड्डू थे। और वैभव का जो अभी स्थिति है वो ये है कि पूरा विश्व ही वैभव में है। हाँ। बिहार में तो वैभव की बहार बा भाई। आप ये बताइए कि एक सवाल ये है, अब क्रिकेटिंग सवाल करते हैं कि इस छोटे से बच्चे को आपने ऐसी पिच कहाँ से बना के दी कि वो बाउंसर के लिए तैयारी कर सके, 140 के स्पीड के बॉल के लिए तैयारी कर सके? ये सुविधा कहाँ से आई, पिच कहाँ से आया ऐसा? जी सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा सर कि जो वैभव है, जब मैं रणजी ट्रॉफी का असिस्टेंट कोच था तो डेब्यू हुआ था उस वक्त वैभव का। तो वैभव जब आया था तो उस वक्त भी एक बात होती थी कि वैभव कैसे खेलेगा, क्या करेगा, छोटा सा बच्चा है। तो इसका एक ही कहना था सर कि क्या कि जिस दिन मैं खेलूंगा सर उस दिन मेरे को देखिएगा, मैं करके दूंगा और मैं अच्छा ही करूंगा। और सबसे बड़ा जो योगदान है इसमें, वैभव अगर यहाँ तक है तो उसके लिए सबसे बड़ा योगदान है उनके फादर का, जो खुद एक क्रिकेटर बनना चाहते थे लेकिन उस सिचुएशन ने उनको सपोर्ट नहीं किया और क्रिकेटर नहीं बन पाए। लेकिन उनके पिता का जो लगन है, जिस लगन से वो समस्तीपुर से पटना रेगुलर लेकर के आए, यहाँ पे प्रैक्टिस किया, उसके बाद फिर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं राकेश तिवारी सर, उन्होंने विश्वास जताया कि 13 साल के बच्चे को हम ऊपर ला सकते हैं, और उनके विश्वास के बदौलत वो आज यहाँ तक है। फिर उसके बाद आएंगे तो एनसीए में वो जग गया, वहां पे जाके प्रैक्टिस किया। फिर आप आएंगे आरआर की जो टीम के ओनर हैं वो उन पे विश्वास किया, और सबसे ज्यादा विश्वास जो किया है वो है राहुल द्रविड़ सर ने, जो 3 महीना से लगातार उसको अब सींच रहे हैं। और डेफिनेटली जब राहुल द्रविड़ सर का किसी के ऊपर हाथ हो तो वो कोई छोटा मोटा आदमी हो ही नहीं सकता, वो भगवान का बहुत ही बड़ा एक गिफ्ट है सर इंडियन क्रिकेट के लिए। तो राहुल द्रविड़ को तो वैभव ने व्हील चेयर से खड़ा कर दिया। अब क्या चाहिए? सोचिए, राहुल द्रविड़ इतना एक्साइटेड, तो मैंने अपनी सेंचुरी मारी होगी तब इतना वो खुश नहीं दिखे थे। डेफिनेटली सर, हम लोगों ने पीछे जब भी मूवी देखा करते थे, कोई इंस्पायरेशन मूवी होता था तो उसमें देखते थे कि कुछ जब छात्र अच्छा करते हैं, कोई स्पोर्ट्समैन अच्छा करते थे तो उनके गुरु खड़े हो जाते थे। और कल पूरा वो विश्व को देखने के लिए मिला है और काबिले तारीफ है। ये पूरा चीज श्रेय वैभव को जाता है कि उन्हें इस चीज को इस पोजीशन तक ला करके इस क्रिकेट को खड़ा किया है सर। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो वैभव का खेल में आप वो क्या चीज आप लोगों ने किया कि उसके दिल से डर निकाल दिया? ईशांत शर्मा 100 टेस्ट मैच खेलने वाला प्लेयर, ईशांत शर्मा ने मतलब आप सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त रिकी पॉन्टिंग को आउट किया था जब वैभव पैदा भी नहीं हुए थे, उसको एफर्टलेसली छक्के मार रहा है। और लास्ट में जब उसने लेग साइड में दो फ्लिक मारे हैं, वो लाजवाब के शॉट है। तो कैसे आपने बॉलर का खौफ निकाला उसके दिमाग से? मनोरंजन सर, इसके लिए सबसे बड़ा जो रोल है वो है वैभव का,
क्योंकि मैंने पीछे भी कहा है कि वैभव जब खेलने के लिए उतरता है तो उसके दिमाग में कुछ भी नहीं होता है कि आप कितने बड़े बॉलर हो, आप कितने स्पीड से डालोगे, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ा चीज जो है वैभव के साथ, उसको फेलियर होने का डर नहीं है कि हम फेल हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। वो इस चीजों से परे है और उसका सिर्फ एक ही अपना मानना है कि जिसका जो टैलेंट है उस टैलेंट पे वो खेलता है। और आपने देखा होगा कि किस तरह से बॉल के नीचे आकर के कहीं से भी उसके चेहरे पे कोई सिकन नहीं था और ना ही उसको ऐसी कहीं से डर या खौफ कहीं से वो है ही नहीं, उसके दिल दिमाग में दूर दूर तक कहीं है ही नहीं, जिसके वजह से वैभव ये कारनामा करने में, जो कल हम लोगों ने जो पूरा विश्व आतिशी पारी देखा है, उसी का एक नमूना है सर। एक सवाल यहाँ पे ये बनता है कि जब इतना आप सक्सेस होते हो और बहुत जल्दी सक्सेस मिलता है तो फिर उसको वो सिर पे चढ़ के नाचने भी लगता है। मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, आप सब जानते हैं कि पृथ्वी शॉ का क्या हुआ, उन्मुख चंद का क्या हुआ, कामली साहब के साथ क्या हुआ। बहुत सारे खिलाड़ी आए और 2-4 IPL के बाद गुम हो गए। आप क्या सलाह देंगे उसको, क्योंकि बहुत ही कच्ची उम्र है वो, मतलब बच्चा ही है, लड़का भी नहीं बोल सकता मैं उसको। डेफिनेटली सर। मनोरंजन सर, मैं बताना चाहूंगा कि जब वो टीम में था तो उस वक्त भी, जिस समय रणजी ट्रॉफी टीम में उसका डेब्यू हुआ था, उस वक्त भी उससे बहुत लोगों को लगता था कि क्या होगा, नहीं होगा, फेल्योर होगा। तो उनको जिस वक्त मैच होता है, मैच वो बैटिंग खत्म करके आने के बाद उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है दुनिया कहाँ है क्या है, किसी चीज से उसको फर्क नहीं पड़ता है। वो बहुत विश्वास करते हैं अपने पेरेंट्स में, क्योंकि उनके पिता जब भी कहीं खेलने के लिए आता हो तो उनके पिता साथ में होते हैं अपने फादर की जो बताए हुए गाइडलाइन से उस पर चलते हैं। और जो भी कोचेस उनको जो भी चीज संदेश देना चाहते हैं उसमें अभी तक कभी ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला है कि वो भगवान से मनाते हैं कि ऐसा कुछ ऐसा हो ना इसकी जिंदगी में। और हम लोग कामना करते हैं कि ये विश्व में एक ऐसा पंचम लहराए जिसका कि पूरा भारत इस पे और पूरा विश्व इस पे नाच करे। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं, बहुत कम क्रिकेटर जो हैं बिहार से निकले हैं, सवा भाई निकले हैं। अब उम्मीद करते हैं, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो अमिकर दयाल वगैरह होते थे, पता नहीं अब रणजी खेला उन्होंने, उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाए। इस लड़के से बहुत उम्मीद है, हम लोग भी बहुत कनेक्ट करते हैं एक बिहार होने के नाते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला NDTV से बातचीत करने के लिए। तो आज बिहार से यही चलते हैं विकास के पास। बहुत बहुत शुक्रिया मनोरंजन, आपका दिलचस्प जानकारी दी आपने उनके कोच से बात करवा के। और रात से ही हर किसी के मन में ये था कि आखिर वैभव का जो वैभव है वो कहाँ से उपजा और किस तरह से वो सफ़र पूरा करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत दिलचस्प पारी थी उनकी, सभी ने उसको लुत्फ़ उठाया था। आज 2 दूनी 4 में इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।